डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. देयर आर टू वेव्स which arrives simultaneously at the same point. Then during the superposition, what will be the resultant displacement of the particle at that point? Now consider two waves having the same frequency but different amplitude A1 and A2. Let these waves differs in the phase by phi, and therefore the displacement of each the waves at that point where the waves are arriving, that point is x is equal to 0. तो x is equal to 0 पर दो ऐसे waves arrives होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है. एक का एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है. तो उस पॉइंट पर सुपरपोजिशन होगा और वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा. यू नो दैट इससे पहले हमने डिस्कस किया था. ये एक वेव है और ये एक दूसरी वेव है. यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना है. सपोज दैट this is a y-axis and this is a x-axis. Wave is propagating along the x-axis. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है that displacement y1, इसको हमने मान लिया कि कितना है y1 है. ये डिस्प्लेसमेंट y1 है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है this is a y-axis, this is a x-axis. तो ये डिस्प्लेसमेंट y2 है. This displacement is y2. If both the waves reaching at a point in the same phase, in the same phase का मतलब हुआ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y1 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y2 है. ये दोनों ही पॉइंट सेम फेज में हैं और अगर ये दोनों एक पॉइंट पे अराइव होते हैं, वेव सेम फेज में अराइव होती है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2 होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट y1 है और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट पर वेव के ये है y2, सपोज दैट y2, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ का फेज और यहाँ का फेज सेम नहीं है. ये दोनों ही पॉइंट्स एग्जैक्टली अपोजिट फेज में हैं. तो अगर वेव अपोजिट फेज में अराइव होती है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा. मतलब y1 माइनस y2 होगा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा. तो अगर यहाँ पे y2 ग्रेटर है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, y1 ज़्यादा है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा. तो मतलब वेव जब अराइव हो रहे हैं तो वहाँ पे हमको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को मालूम करने के लिए ये ज़रूरी है कि फेज डिफरेंस दोनों वेव का मालूम होना चाहिए एट टाइम ऑफ अराइविंग एट दैट पॉइंट. तो नाउ हियर वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं. हमने ये कहा कि consider two waves having the same frequencies but different amplitudes. एक वेव का एम्पलीट्यूड है A1 और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड है A2. हमने मान लिया कि ये दोनों ही वेव्स किसी पॉइंट पर अराइव होते हैं. वह पॉइंट है x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अराइव जब होते हैं तो उस वक्त उन दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस होता है वो है phi. तो देयरफॉर यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दोज वेव्स विच आर अराइविंग एट ए पॉइंट. तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव 1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड उस वेव की कितनी है A1 है. तो देयरफॉर राइट हियर A1 एंड साइन ओमेगा t, राइट. और सेकेंड वेव अराइव होती है कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे. तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट में बी गिवन एज y2. यह डिस्प्लेसमेंट किसका डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. इसलिए कि वेव प्रोपगेट हो रही है
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट पर टाइम के रिस्पेक्ट से हम किसी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t। दोनों एक ही टाइम में अराइव होते हैं, t टाइम में, लेकिन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वह है फाई, सपोज दैट हमने मान लिया, तो देयरफॉर प्लस फाई। तो ये फर्स्ट वेव का इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड वेव का इक्वेशन हो गया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, हमने लिखा था रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम वेक्टर मेथड का यूज करते हैं। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू ईच द वेव्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y1 है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y2 होता है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट at x is equal to 0 is y and y is equal to y1 plus y2. Therefore, substituting the value of y1 here, and therefore this will be equal to a1 sin omega t प्लस, अब a2 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे और a2 की वैल्यू है y2 की वैल्यू है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, दैट इज a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस this is sin a plus b and expansion of sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b। तो a2 यहाँ पे कॉमन रहेगा और क्या आ जाएगा, यहाँ एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ और sin a plus b का एक्सपेंशन ले लेंगे। और sin a plus b का एक्सपेंशन क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। a की जगह पे ओमेगा t है और b की जगह पे फाई है, तो sin ओमेगा t cos फाई प्लस cos ओमेगा t sin फाई। नाउ देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा t sin phi. Then we simplify this expression. Therefore, this is equal to, इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, a1 साइन ओमेगा t, यहाँ पे क्या है a1 साइन ओमेगा t, हियर इज साइन ओमेगा t, और यहाँ पे भी साइन ओमेगा t है, तो हम साइन ओमेगा t को कॉमन ले लेंगे, तो ये मिल जाएगा a1 साइन ओमेगा t को कॉमन ले लिया तो प्लस a2 साइन ओमेगा t जब कॉमन लिया तो बचेगा क्या, cos फाई, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और बाहर आएगा साइन ओमेगा t प्लस, यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं, a2 साइन फाई cos ओमेगा t, ये सिंगल ही रहेगा। तो देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन फाई cos ओमेगा t। यू कैन सब्सटीट्यूट, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं
और इसकी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, सब्सटीट्यूटिंग a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड a2 sin phi इज इक्वल टू ए sin थीटा, राइट। मतलब इस एक्सप्रेशन को और सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको एक स्पेशल नेम दे देंगे। इसको हम कॉल करेंगे कि यह क्या है, ए कॉस थीटा है और ये क्या है, ये साइन थीटा है। तो इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, लेट अस सब्सटीट्यूट a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड a2 sin phi इज इक्वल टू ए साइन थीटा। So therefore, you can write here if we write a1 plus a2, a1 plus a2 cos phi is equal to a cos थीटा, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। और a2 sin phi इज इक्वल टू a sin थीटा, ये चीज हमने सब्सटीट्यूट किया। कहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे। तो देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos phi, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, a cos थीटा। तो देयरफॉर a cos थीटा साइन ओमेगा t प्लस, यहाँ पे साइन प्लस है, और a2 sin phi, a2 sin phi का हमने क्या नाम रखा, a sin थीटा। तो देयरफॉर प्लस a sin थीटा, और ऑलरेडी यहाँ पे cos ओमेगा t है, तो देयरफॉर cos ओमेगा t। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a तो हम कॉमन ले सकते हैं, a हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या मिला, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, साइन ओमेगा t cos phi प्लस ये तो कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा क्या, cos ओमेगा t साइन, not this one but something is writing mistake, here is theta, here is theta, you can observe here राइटिंग मिस्टेक हुई थी। तो ये थीटा है और यहाँ पे क्या है, थीटा है, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा। अब आप इस एक्सपेंशन को देखो, यू नो दैट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए के जगह पे क्या है, ओमेगा टी है, बी के जगह पे क्या है, थीटा है। तो ये एक्सपेंशन किसका है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का एक्सपेंशन है। तो देयरफॉर यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे किसका एक्सपेंशन है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का। तो नाउ से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। यह रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है। जैसा कि हमने कहा था कि दो वेव्स हैं, ये दो वेव, ये दोनों ही वेव्स किसी पॉइंट पर एक ही टाइम में अराइव होते हैं। सपोज दैट वो पॉइंट कहीं पे दिया हुआ है, उस पॉइंट पे दोनों ही वेव अराइव होते हैं। तो उस पॉइंट पर अराइव होने में हमें क्या चाहिए, इस वेव का इक्वेशन चाहिए और इस वेव का इक्वेशन चाहिए। दोनों वेव का इक्वेशन हमको मालूम है। अब हमको क्या चाहिए कि दोनों वेव जब अराइव होते हैं तो उन वेव
एट टाइम ऑफ अराइविंग व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है, और दोनों ही वेव्स का अपना एम्पलीट्यूड क्या है। अगर हमको एम्पलीट्यूड मालूम है, फेज डिफरेंस मालूम हो गया, तो हम उस पॉइंट पर ये मालूम करेंगे कि रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीडियम ऑफ द पार्टिकल का वो कितना होगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। देयरफॉर लेट अस वी फाइंड, अब इसमें हमें और क्या फाइंड करना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, y जो है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और थीटा फेज डिफरेंस। थीटा क्या है, थीटा इज द फेज डिफरेंस। नाउ let us, by using these equations, you can find the resultant amplitude। और resultant amplitude find करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, ए फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर करो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को ऐड करो, तो क्या मिलेगा। पहले मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। Therefore, राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, जिसको जो कि लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 cos फाई होल स्क्वायर, इसलिए कि दोनों साइड को हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो होल स्क्वायर, एंड प्लस A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, जब ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में आप इसको स्क्वायर करो, दिस इज जस्ट लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई प्लस, अब आप इसको स्क्वायर करो तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये कितना हो जाएगा, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यू नो दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर दिस विल बी ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और यहाँ है A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो A2 स्क्वायर विल बी कॉमन एंड देयरफॉर इन ए ब्रैकेट इट विल बी cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ A1 स्क्वायर प्लस, अभी आप A2 स्क्वायर को कॉमन लो, तो मैंने ले लिया कॉमन A2 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में लेंगे, A2 स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर फाई
cos स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ से a2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव। और इसको हमने वैसे ही रखा इसलिए कि इसमें से हम कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन लेने से कुछ भी फायदा नहीं है। हमने कॉमन इसलिए लिया है कि cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1, इसके लिए लिया था। तो देयरफॉर प्लस 2a1 a2 cos 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसलिए कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 2a1 a2 cos 5, राइट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड किया और ए क्या होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने फाइंड किया, राइट। यू कैन राइट resultant amplitude A is equal to under root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos 5। Now अभी हमने कौन सा इक्वेशन फाइंड किया था, इक्वेशन नंबर 1 2 3, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। ये चौथा इक्वेशन है। ये क्या देगा, ये हमको देगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उस पॉइंट पर कितना होगा जहाँ पे वेव अराइव होती है, वहाँ पे जो वेव बनेगी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए होगा और उसको हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर वेरियस केसेस यू कैन स्टडी and those are special cases। तो अभी हम बात कर रहे थे दो वेव्स हैं, उनका इक्वेशन हमने लिखा था y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव है पहली वेव थी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव हमने लिखा था y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फेज डिफरेंस हमने फाई लिया था। ये दोनों ही वेव्स किसी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर अराइव होते हैं, तो अराइव होने में इनका फेज डिफरेंस कितना था, फाई था। तो ड्यू टू इंटरफेरेंस दोनों वेव एक दूसरे को इंटरफियर करेंगे और इसकी वजह से वहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा उस पॉइंट पर अराइव होने के बाद ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ बोथ द वेव्स, वह एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। तो लेट अस डिस्कस हियर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर नोन एज स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, तो in these special cases, case number 1, when both the waves are arrives at a point in the same phase, दोनों ही waves उस पॉइंट पर सेम फेज में अराइव होते हैं। सेम फेज का मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, ये दो वेव्स हमने ले लिया, यहाँ का जो फेज है वही फेज यहाँ का भी है। तो अगर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर दिस पार्ट ऑफ द वेव एंड दिस पार्ट ऑफ द वेव आर अराइविंग एट द पॉइंट इन द सेम टाइम,
एक ही टाइम में ये दोनों अराइव होते हैं, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि दोनों सेम फेज में है। अगर यह पार्ट और यह पार्ट दोनों अराइव हो जाता है तो फेज सेम होगा। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक ही टाइम में उस पॉइंट पे अराइव हो जाता है तो हम कहेंगे सेम फेज। तो फेज अगर सेम है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस फाई कितना होगा, phi will be equal to 0. Then what will be the resultant amplitude? Resultant amplitude due to interference A is equal to, you know that, under root कितना होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 एंड cos phi, phi कितना है 0, तो therefore you can write cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो therefore this will be equal to अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो किसका एक्सपेंशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है, a की जगह पे a1 है, b की जगह पे a2 है, तो ये किसका एक्सपेंशन है, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर का। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जिसे आप देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, a1 हो जा रहा है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड करेंगे और वो कितना है, a2 है। a2 इस वेव का एम्पलीट्यूड a2 है और इस वेव का एम्पलीट्यूड a2 है, सॉरी a1 है। दोनों ही वेव किसी पॉइंट पर अराइव होते हैं सेम फेज में, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2, राइट। नाउ इन केस सपोज दैट the amplitudes of both the waves is same, that is a1 is equal to a2. In that situation you can write if a1 is equal to a2, तो हम इनका एक कॉमन नेम दे देंगे, a1 a2 के बराबर है, मतलब a2 a1 के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। सपोज दैट, इसको हमने एक कॉमन सिंबल दे दिया, सपोज दैट a। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a प्लस a 2a, जस्ट डबल हो जाएगा। ये दोनों ही अगर आपस में बराबर है, a1 जितना है उतना ही a2 है, तो जब इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड बनता है वह जस्ट डबल हो जाता है, डबल इसके। और उसी इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका एक दूसरा साइड भी है, सेकेंड केस जिसको हम बोलेंगे, अगर दोनों वेव अराइव होते हैं और अपोजिट फेज में आते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। इन सेकेंड केस अपोजिट फेज में आते हैं, जैसे यहाँ पे इस वेव का फेज इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इतना है, और आप देख रहे हो ये पॉइंट जस्ट अपोजिट फेज में है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे फेज जस्ट अपोजिट है। तो यह पॉइंट, यह वेव, ये वाला वेव और ये वाला वेव, दोनों ही वेव किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होते हैं, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस की वजह से ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और वह रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट ऑफ द वेव का, इस वेव का और इस वेव का फेज डिफरेंस कितना है, एग्जैक्टली अपोजिट। और एग्जैक्टली अपोजिट को हम बोलेंगे पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई, मतलब cos 180 डिग्री। पाई रेडियन
को हम 180 डिग्री भी बोलते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा बिकॉज दिस विल बी -1। तो -2 a1 a2, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर रूट लोगे तो ये प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, प्लस माइनस। तो देयरफॉर यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 माइनस a2, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 माइनस a2। इसे यहाँ आप समझो, ये a1 है, यहाँ जो एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव की वो a1 है और सेकेंड वेव की एम्पलीट्यूड है वो a2 है, लेकिन a1 a2 से ज़्यादा है तो जो मैग्नीट्यूड होगा वह a1 माइनस a2 होगा, दोनों का डिफरेंस। और अगर a2 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, a1 कम है, तो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वह इस ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साइड में होगा। मतलब जो इंटरफेरेंस होने के बाद जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वह एम्पलीट्यूड a2 के डायरेक्शन में होगा, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a2 माइनस a1 होगा। और उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम कंसीडर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1। क्लियर? अब यहाँ पे एक केस आप ये भी ले सकते हो कि दो ऐसे वेव इंटरफियर कर रहे हैं, वेव 1 और वेव 2 दोनों ही किसी पॉइंट पर अपोजिट फेज में अराइव हो रहे हैं, एग्जैक्टली अपोजिट फेज, मतलब आउट ऑफ फेज, मींस फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दोनों ही वेव्स का जो अपना अलग अलग एम्पलीट्यूड है वो सेम है, मतलब ये भी a है और ये भी a है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा a1 माइनस a2, जैसा कि हमने फाइंड किया था मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। तो दिस विल बी इक्वल टू 0, इसलिए कि a1 और a2 दोनों बराबर है तो a1 माइनस a2 विल बी इक्वल टू 0। मतलब उस पॉइंट पे क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। पहले क्या बना था? कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0। तो जब वेव आउट ऑफ फेज अराइव होते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है, और सेम फेज में जब अराइव होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। When two waves are arriving at a point in the same phase, then the resultant displacement will be maximum. मतलब when phase difference is equal to 0 or same phase, then resultant amplitude is maximum, and that is the sum of amplitude of both the waves. And when two waves are arriving at a point in just opposite phase, means out of phase, मतलब phase difference is pi radian or 180 degree, then the resultant amplitude is minimum, and you can get by taking difference of amplitudes of both the waves. अब हम यहाँ बात करेंगे इंटेंसिटीज का। When the phase difference phi is equal to 0 degree, means the waves are arriving in the same phase, then amplitude will be maximum, that is a constructive interference, and you know that intensity of the wave is directly proportional to square of the amplitude. So therefore amplitude is maximum, therefore intensity will be maximum. So therefore you can say at the intensity at that point will be maximum. So thus intensity, that is a I maximum,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या है? ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है स्क्वायर। लेकिन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? दोनों वो है सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द ईच द वेव्स। तो ए मैक्सिमम कितना है? A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। मतलब कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? A1 प्लस A2 होल स्क्वायर के। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 ले लिया। नाउ इन केस waves are arriving at a point in just opposite phase or phase difference is equal to 180 degree or pi radian. In that situation, the intensity will be minimum. Why it will be minimum? Because the intensity is directly proportional to square of the amplitude, and at a point where the waves are arriving just in the opposite phase, the amplitude is minimum. तो it is directly proportional to square of the minimum amplitude. और minimum amplitude कितना? A1 माइनस A2 का स्क्वायर, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अगर A2 ज़्यादा है तो A1 माइनस A2 नेगेटिव आएगा, लेकिन जब स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और A1 ज़्यादा है और A2 कम है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, जब स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए हमें यहाँ मैग्नीट्यूड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि पहले हमने लिखा था। तो यहाँ मैग्नीट्यूड साइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देयरफॉर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन टू वेव्स इंटरफियर्स इन फेज आर अराइविंग जस्ट इन द सेम फेज। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा? जब वेव सेम फेज में अराइव होंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मीन्स फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा। और मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगा? जब वेव अपोजिट फेज में अराइव होंगे, मतलब फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा, तो उस वक्त इंटेंसिटी क्या होगा? मिनिमम होगा।